सो टुडे इज योर लेक्चर नंबर 14। तो फटाक से बता दो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। बताइए। Torque on a current loop placed in a magnetic dipole. यस, टॉर्क ऑन करंट लूप या करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या वैल्यू आई थी? देखिए, हमने दो केसेस डिस्कस करे थे। पहला केस तो वो डिस्कस किया था जिसमें आपके पास टॉर्क ही 0 बनता है। तो फर्स्ट जो केस था आपके पास वो ये था, सपोज ये आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, लूप है, और मान लीजिए इसमें इस तरीके से आपके पास करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे। तो जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस में b, या फिर आप लिख सकते हो I इंटू a b साइन थीटा। ठीक है, या अगर एक से ज्यादा लूप है तो आप क्या लिखते हैं, n I a b साइन थीटा फॉर मोर देन इवनिंग मैम। वन लूप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो यहाँ पर हम लोग थीटा चेक करते हैं। जो केस नंबर 1 था उसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी, बताओ जरा। यहाँ पर थीटा किसके बीच में है? m और b, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम कैसे चेक करते हैं? यूजिंग आवर राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जिधर थंब पॉइंट करता है वो आपके पास डायरेक्शन किसका है? मैग्नेटिक मोमेंट का। याद आ गया सबको? एंड बी का डायरेक्शन किधर है? वो भी इनसाइड है। सो एंगल कितना है यहाँ पर आपके पास? थीटा इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाता है? 0। नेट फोर्स ऑन ईच वायर अगर हम ऐड करें जो आपके पास आएगा ए से बी सी डी। सो ए बी वायर के ऊपर आप मैग्नेटिक फोर्स चेक कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को प्लेस करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को लेते हैं, तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स किधर है? इस तरफ लग रहा है। सिमिलरली बीसी पे आपके पास ऊपर की तरफ लगेगा, सीडी पे आपके पास बाहर, एंड डीए पे नीचे की तरफ। सो अब ये जितने भी फोर्सेस आएंगे ये सब जब ऐड होते हैं तो आपके पास क्या होता है? एफ नेट 0 होता है। ठीक है, हमारे पर्टिकुलर केस में क्या था? रेक्टेंगुलर लूप लिया था हम लोगों ने। सो ऊपर मान लीजिए साइड जो है वो बी है, नीचे बी है, तो ये वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इनका आएगा आपके पास, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, यही होता है ना। सो हमारे पास आई जो करंट जो फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर वो आई ही है, आई लिया हम लोगों ने। और एल, मान लो ए बी वायर की मैं बात करूं, इस पे लगने वाला फोर्स एल ले लो, तो एल यहाँ पर कितना है? ए बी। ये वाला जो लेंथ है ये आपके पास ए है, और आमने सामने वाले ए है, ये वाला ए बी और डी सी, और बी सी और एडी के आपके पास सपोज बी है, तो हमारे पास एल की जगह यहाँ पर ए हो जाएगा, बी की जगह बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? एल और बी के बीच में 90। एल एक आपके पास क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हम किधर लेते हैं? करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास फोर्स का वैल्यू आई ए बी। ऐसे ही आपके पास डीसी वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा वो भी आई ए बी आएगा, बट अपोजिट साइड में आएगा। बीसी के ऊपर कितना आएगा? आई डी बी, आई स्मॉल बी कैपिटल बी ऊपर आएगा, और नीचे की तरफ कितना आएगा? आई स्मॉल बी कैपिटल बी नीचे आएगा। तो नेट फोर्स आपके पास 0 बनता है, और इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क भी 0 बन रहा है। क्लियर है सबको? और सेकेंड केस हम लोगों ने फिर एक जनरल केस डिस्कस किया था जिसमें कोई एंगल थीटा के ऊपर हम लोगों ने क्या किया? लूप को रखा। मान लो ये आपके पास वही मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या प्लेस कर दिया? अपना जो लूप है, रेक्टेंगुलर जो लूप हमने लिया है यही प्लेस कर दिया एट सम एंगल, ऐसे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपके पास वर्टिकली अपोजिट थीटा बनेगा। सो मैंने आपको बताया भी था क्या चीज, मान लो ये आपके पास एक पेपर है, और समझो कि चारों डायरेक्शंस जो है इसकी, ये आपके पास वायर है, बीच में कुछ नहीं है, बस वायर लूप लेना है, बीच में खाली पोर्शन है, और इसमें ऐसे करंट जा रहा है इस तरीके से। तो मान लो, और अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने क्या किया? इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, इसको आपने घुमाना शुरू किया। सो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो आपके पास अंदर की तरफ है
उसके साथ हमारा एंगल क्या होगा, देखो टॉर्क हमको निकालना है, टॉर्क हमारे पास क्या होता है एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में आपको डायरेक्शन निकालना। तो मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, इसके पेपर के बीच में से आप क्या कर सकते हो, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वाली डायरेक्शन निकाल लो, जैसे ये हो गई आपके पास, ठीक है। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी तरफ है, ये इस तरीके से, और मैग्नेटिक मोमेंट भी आपकी तरफ है। करंट का डायरेक्शन के हिसाब से होता है, देखो करंट मैंने कैसे ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में मैं करती हूँ तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। तो बाद में क्या किया गया कि इसको रोटेट करना शुरू किया गया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। सो अभी क्या करो मैम, अभी रिवीजन करवा रही हो आप? हाँ जी, रिवीजन करा रही बेटा। अभी क्या किया हम लोगों ने, सपोज ये जो लाइन है ये सीधी थी और ये साइड इसके साथ पैरेलल है, अब आपने इसको घुमाना शुरू किया इस तरीके से, इस तरह। जो भी इस लाइन के साथ आपने एंगल बनाया थीटा, वही आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट इस बी के साथ भी तो बना रहा है। सपोज आपने इसको घुमाना शुरू किया, आपने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट करना शुरू किया, तो इसके साथ जो आपने एंगल रोटेट किया थीटा, उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूम गया थीटा। सो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो आपके पास एम और बी के बीच में क्या बनता है, थीटा बनता है, ठीक है। तो ये चीज हमने जब डिस्कस करी तो टॉर्क जो हमारे पास निकल के आता है सेम चीज थी, ए, ये मान लो ए है, ये आपके पास बी है, ए बी सी एंड डी। सो सेम चीज थी, ए बी और सी डी के ऊपर एक फोर्स लगेगा, बीसी और एडी के ऊपर फोर्स लगेगा। बीसी और एडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन ए बी और सी डी पे जो फोर्स लग रहा है वो एक टॉर्क क्रिएट करेगा। अब ध्यान से देखो, पहले जो पर्टिकुलर केस था, केस नंबर 1 में इधर फोर्स लग रहा था और एक इधर फोर्स लग रहा था, दोनों इसको खींच रहे थे, ऊपर भी ऐसे ही खींच रहे थे। केस नंबर 2 में क्या हो रहा था आपके पास, अब आपने इसको किसी एंगल पे घुमा दिया तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है और नीचे जो फोर्स लग रहा है अभी भी बराबर लगेगा, उसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिमेट्री से हमारे पास बराबर आएगा। तो एक में करंट ऐसे जा रहा है, लेंथ सेम है, सेम एंगल पे थीटा है, नीचे वाला भी थीटा पे घुमा होगा, लेंथ सेम है, दोनों पे फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट, ये इसको खींच रहेगा। लेकिन यहाँ वाली जो साइड्स की बात है वो थोड़ी सी बदल गई। अब ऊपर वाली साइड तो एंगल थीटा पे घूमी, ये वाली साइड क्या हुई है, पहले मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ये साइड उसके परपेंडिकुलर थी, अब आपने इसको घुमा दिया तो भी तो ये साइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, एक तार ही तो है, तार को काटते हुए मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा ना। सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगेगा, बट कैसे लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका क्या है, फिंगर्स है, करंट की डायरेक्शन में थंब है, तो फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में ऐसे, और ऐसे इस पे। लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अब सेम नहीं रहा, पहले क्या रहा था, इधर से ये खींच रहा था, इधर से खींच रहा था, अब क्या हो रहा है, एक लग रहा है इस पे इस तरह और एक लग रहा है इस पे इस तरह, तो ये जो फोर्सेस इसको रोटेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क आ जाता है। तो टॉर्क की वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपके पास, मान लीजिए एक ही लूप है तो हम लिखते हैं m क्रॉस बी, m की वैल्यू क्या होती है, i इंटू में a, i इंटू में a b साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास एक कॉइल से ज्यादा कॉइल, इफ n कॉइल, सपोज कैपिटल n कॉइल्स है या लूप्स भी बोल सकते हो आप, तो टॉर्क टोटल कितना हो जाता है, n i a b साइन थीटा, सबका इफेक्ट ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में पड़ता है। तो ये चीज हमने डिस्कस किया। लास्ट जो डिस्कशन छोड़ा था वो था आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कब लगेगा। तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, मान लो आपने एक लूप क्रिएट कर दिया, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दिया, उसमें जाने वाला करंट फिक्स कर दिया, एरिया फिक्स कर दिया, बी फिक्स कर दिया, थीटा के हिसाब से चेंज कर सकते हो ना। सो थीटा अगर आपके पास 0 और 180 बनता है तो आपके पास टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। थीटा अगर 90 बनता है तो टॉर्क आपके पास मैक्सिमम बन जाएगा, एन आई ए बी, और बाकी सब वैल्यूज इनके बीच में रहेगी। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिवीजन। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझने से पहले गैल्वेनोमीटर समझना जरूरी है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग और मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट बाय मूवमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक निडल और ऑफ अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट को मेजर करने के लिए एक और डिवाइस आप लोगों ने सुना है, बताओ कौन सा, एमीटर। एमीटर है। बट गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कुछ फर्क, गैल्वेनोमीटर होता है थोड़ा सेंसिटिव,
वो छोटे करंट्स को मेजर करने में, स्मॉल करंट या स्मॉल करंट्स को मेजर करने में या उनको डिटेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लार्ज करंट्स मेजर करने तो गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज एंटायर डिफरेंट लेक्चर, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जरूर। गैल्वेनोमीटर और को एमीटर में कन्वर्ट करना एंड गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, इसी एक इंस्ट्रूमेंट से दोनों बना सकते हैं हम। फर्क क्या है, गैल्वेनोमीटर होता है थोड़ा सेंसिटिव, वो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है या डिटेक्ट करने के लिए भी सर्किट में करंट है या नहीं इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक निडल लगा होता है। अगर मान लो करंट दौड़ रहा है, स्मॉल करंट दौड़ रहा है, तो निडल और स्केल, मतलब एक निडल होता है एक स्केल होता है, तो निडल से हमको रीडिंग मिल जाती है कि भाई कितना उसके अंदर करंट है। सो जो आपके पास करंट मेजर हो रहा है वो आपके पास मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर, इतने छोटे करंट हम मेजर करते हैं माइक्रो एमीटर या डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? अब एम्पीयर हो गया एमीटर, एमीटर एमीटर मिली एमीटर, सॉरी मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। एमीटर घूम रहा है ना दिमाग में, एम्पियर एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के करंट्स। मैम वॉइस स्लो है। स्लो है थोड़ा, और आगे आ जाती हूँ मैं। अभी क्लियर आ रही है आवाज मेरी? मैम पहले भी सही। मैम हमारे में बहुत स्लो है। अच्छा कोई नहीं बेटा, आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर। मैम बीच बीच में स्लो हो जाती है। हाँ वो मेरा ही वॉइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। चलो अभी जैसे मैं अभी बोली तो मैं धीरे बोली ना। सो अभी थ्योरी पढ़ते हैं। अभी देखो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का वर्किंग क्या है, गैल्वेनोमीटर कैसे काम कर रहा है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या इसके फंडामेंटल जो हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि हम यूज करेंगे वो सब डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो ये जिस पे बेस्ड है, अभी जो हमने किया पीछे जो रिवीजन किया उसमें क्या था कि करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो उस पर टॉर्क लगता है ना, यही टॉपिक किया है, ये आप लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। इसी कॉन्सेप्ट को हम गैल्वेनोमीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल ही लेते हैं, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने से जो उसका रोटेशन होता है वहां पर एंगल का मेजरमेंट होता है, तो ये सब चलेगा। तो सबसे पहली बात ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क क्या है कि करंट लूप को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। अब सेकंड जो स्टेप है, कुछ स्टेप्स हैं जैसे इसमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको कि होता क्या क्या है। जैसे पहला है कॉइल हैविंग मेनी टर्न्स इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेंगे, कॉइल लेंगे, एक टर्न नहीं लेंगे, काफी टर्न्स होंगी उसके अंदर, उसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। फर्स्ट चीज, अब क्या करना है, उस कॉइल में से जो करंट आपको मेजर करना है वो दौड़ाना है। करंट टू बी मेजर्ड इज सेंट टू द कॉइल। अब क्या होगा, लूप में करंट आ गया एंड इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क लगेगा। देन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल व्हिच रोटेट्स द कॉइल। अब जब वो रोटेट होगा तो उसके साथ ना एक पॉइंटर अटैच्ड होता है। जैसे ही वो रोटेट करेगा वो निडल या पॉइंटर जो है वो स्केल के ऊपर अलग अलग आपको मेजरमेंट्स देता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना करंट है। तो अ पॉइंटर एंड अ स्केल इज अटैच्ड टू ऑब्टेन दिस रोटेशन ऑफ कॉइल। जो ये टॉर्क से घूमा ना, वो कितना घूमा उसको हम मेजर करेंगे निडल से। स्केल लगा होगा, पॉइंटर लगा होगा, कैसे मेजरमेंट होगा वो अभी कंस्ट्रक्शन में समझ लेंगे हम लोग। अब आता है हमारे पास, इफ मोर करंट पास थ्रू द कॉइल। अगर मान लीजिए आपने सर्टेन करंट उसमें से दौड़ाया, उस पे टॉर्क लगा, वो घूमा, वो रीडिंग ली। अगर और करंट आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, और रोटेट करेगा, ज्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से रीडिंग स्केल जो है उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। इफ करंट गैल्वेनोमीटर के रीडिंग्स के लिए, हाँ जी बेटा, इंस्ट्रूमेंट। बट गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है, तो जब हम बहुत ज्यादा करंट पास करें तो बट देयर इज रेंज ना, मिली एम्पियर कोई 1 मिली एम्पियर थोड़ी है, वहां पर रेंज है। मान लो आप 0 से 20 मिली एम्पियर तक का मेजरमेंट कर रहे हो, 0 से 20 माइक्रो एम्पियर तक का मेजरमेंट कर रहे हो। तो अगर मान लो 5 मिली एम्पियर है या 15 मिली एम्पियर है, तो इन दोनों में भी तो टॉर्क का डिफरेंस होगा ना। एक थोड़ा ज्यादा घुमा हुआ होगा इसलिए उसकी ज्यादा रीडिंग आएगी, एक थोड़ा कम घुमा हुआ होगा उसकी कम रीडिंग आएगी। बहुत ही ज्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, इतना रोटेशन हो जाएगा कि आपका गैल्वेनोमीटर अंदर से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो इफ मान लो आपके पास 2 एम्पियर था, अब आपने 6 एम्पियर करंट 2 मिली एम्पियर था, अब आपने 10 मिली एम्पियर करंट बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, उसमें थोड़ा और ज्यादा टॉर्क लगेगा, थोड़ा और रोटेशन होगा, और डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और आपके रीडिंग स्केल पे पता लग जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन को हम बदल देते हैं,
तो मान लो पहले एक जीरो होता है इसके अंदर, डिफ्लेक्शन यानी करंट मेजरमेंट क्या होता है, जीरो होता है, एक रेंज होती है, मान लो यहाँ मान लो इधर आपके पास -5 to +5 चल रहा है। तो मान लो आपने स्टार्टिंग में सही कनेक्शन किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर, उस पर आपने तार लगाया, उसमें करंट दौड़ा, उसमें एक डिफ्लेक्शन आया, जीरो से इधर इधर इस तरीके से डिफ्लेक्शन आ गया, जितना भी करंट होगा आपको मेजरमेंट मिल जाएगी। जैसे ही आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दोगे तो डिफ्लेक्शन उल्टी साइड दे देगा, ठीक है। सो आपको ये भी पता लग जाता है कि सर्किट में करंट किधर से किधर दौड़ रहा है, ठीक है। तो इफ करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, देन आपका जो डिफ्लेक्शन है स्केल पे वो भी उल्टा आपको दिखने लग जाता है। तो ये छोटी सी आपका इंट्रोडक्शन है क्या, सबसे पहले कि इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, ठीक है। एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना, उस पर क्या फोर्स लगता है, उस पर क्या टॉर्क लगता है, हम निकाल चुके हैं, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस v, उसको हम यूज करेंगे। अब ये क्या करना, स्टेप्स क्या है, पहले आपको कॉइल लेना है, बहुत सारे टर्न्स का कॉइल बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड में रखो। अब जो करंट मेजर करना उसमें दौड़ाना है। अब क्या होगा, जैसे ही दौड़ाओगे उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क को हम किसी ना किसी तरीके से मेजर करेंगे, कोई स्केल या पॉइंटर उसके साथ अटैच्ड होगा तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें कितना करंट जा रहा है। जितना करंट जा रहा होगा उतना उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन बदलोगे उल्टी तरफ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। दिस इज योर टर्मिनल नंबर 1, दिस इज योर टर्मिनल नंबर 2। आपने क्या किया, इन टर्मिनल से अपने तारों को जोड़ा, जो सर्किट में आपको करंट देखना है क्या करोगे, एक तार इस पे जोड़ोगे, एक तार इस पे जोड़ोगे। अब क्या होगा, यहाँ पर एक वुडन ऐसे क्लिप लगा रखे कि ये आपके पास फिक्स हो जाए तार। यहाँ से आपने एक n नंबर ऑफ टर्न्स का जो कॉइल है वो लटका दिया। किसमें लटकाए, दो आपने सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए हैं, इस कॉइल के साथ नीचे एक स्प्रिंग अटैच है, ये टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ सारी चीजें। ये आपके पास टर्मिनल्स हैं जहां से आप कनेक्शंस बनाओगे, ठीक है, अपना जो भी तार वगैरह जोड़ोगे, जहां से भी आपको मेजर करना है। ये आपके पास क्या है, n टर्न्स का कॉइल है, कॉइल ऑफ n टर्न्स। ये आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये आपके पास स्प्रिंग हो गया, ये टर्मिनल से अटैच हो गया। जो वायर है वो आपके पास फॉस्फोरस या ब्रॉन्ज से बनी होती है, वायर मेड ऑफ फॉस्फर और ब्रॉन्ज। ये सारी क्यों ऐसे बनी होती है, क्यों हम लोगों ने सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए, सब आपको क्लियर होगा। एक छोटा सा बच्चों को दिक्कत रहती है क्या, कि ये जो आपको दिख रहा है ना शेप ऐसे, ये ऐसे नहीं है। ये क्या हुआ है कि एक मान लीजिए आप लोगों ने एक सॉफ्ट आयरन कॉर्ड लिया है और इसके ऊपर आपने क्या करा, ऐसे लपेट दिया तार को। मान लो क्या किया आपने, सपोज ये ही है मेरे पास, ये कैसे मैंने एक छोटा सा सिलेंडर का सॉफ्ट आयरन कॉर मटेरियल का एक सिलेंडर लिया, उस पे मैंने तार को लपेट दिया, लपेट के उसके अंदर लटका रखा है। ये ऐसे नहीं कि एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर है, सारे सेम एरिया के हैं, ठीक है। आप कुछ भी सोच लो, सपोज ये मेरे पास एक, वैसे तो रिमोट है, बट सपोज ये सिलेंडर होता तो मैं क्या करती, इधर से इस पे ऐसे तार को लपेट देती इसके सेंटर से, मतलब सारी जो इसका वायर है वो सारा बीच में इस तरीके से, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। और उसको मैंने क्या कर दिया, दो सिलेंडर्स के बीच में हैंग कर दिया। वो सिलेंडर आपके पास इस तरीके से बने हुए, मतलब आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से शुरू होके इस तरीके से ऐसे, ठीक है, वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के हैं। और उसके अंदर आपने कॉइल डाला हुआ है किसी चीज पे, सपोज ऐसे लपेट के उसमें कॉइल डाल दिया। सभी कॉइल्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बट उसको मैं दिखा नहीं सकती थी ना, तो दिखाने के लिए मैंने थोड़ा आगे पीछे दिखाया कि भाई इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है और आपने उसको इस तरीके से हैंग किया हुआ है, मैग्नेट्स के बीच में आपने रखा हुआ है। मैम वो सिलेंडर पे कॉइल बनाने के बाद उसको हैंग कैसे किया है वो नहीं समझ। सपोज आपने यहाँ से इस पे तार लपेटा, ठीक है, उस तार को जो लास्ट आपका जो आपने लास्ट उस पे लपेटा वो वाला आपने ऊपर कनेक्ट कर दिया। क्लियर है ये चीज? yes, और आपने जो एंड, देखो दो एंड होते हैं ना तार के, तो आपने एक एंड ऊपर रख लिया, एक एंड नीचे रख लिया, नीचे वाले एंड पे स्प्रिंग अटैच कर दिया और ऊपर वाले एंड को टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, टॉर्क लगेगा अब इसके ऊपर। तो थोड़ा सा हम क्या ध्यान रखते हैं, अभी ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है इनसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है,
तो आपने अभी जो दो केसेस रिवीजन में देखे, आपने क्या देखा, टॉर्क जीरो कब हो जाता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो हो जाए या 180 हो जाए। सो वो वाला केस नहीं होना चाहिए आपका, थोड़ा सा ये जो कॉइल टिल्टेड होना चाहिए सो दैट उस पर टॉर्क लगे, अदरवाइज तो टॉर्क ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो बीच में ऐसे हैंग कर रखा थोड़ा सा टिल्टेड रखते हैं ताकि उसके ऊपर टॉर्क लगे। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जीरो नहीं बनना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब देखिए क्या है यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, अब इसमें एक कॉइल नहीं है, बहुत सारी कॉइल्स है, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB साइन थीटा। थीटा किसके बीच में है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है, सारी की सारी कॉइल्स में सेम फ्लो करेगा ना, करंट फ्लोइंग। ए क्या है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कॉइल। मैम वो आई करंट हम फ्लो करवाएंगे ना उसमें। हाँ बेटा, जो मेजर करना है ना ये वो करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच। मैम और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से भी तो करंट उसमें होता है। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से करंट होता है, उस पे नहीं जाओ अभी, वो चीज अलग है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो इसमें करंट दौड़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे टॉर्क लग रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करो, मिक्स नहीं करो अभी टॉपिक, एक बार इस टॉपिक को समझो, देन वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, सो अभी यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कॉइल, और बी क्या है आपके पास बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो थीटा आप मेजर कर सकते हो ना, थीटा कैसे है, मैग्नेटिक मोमेंट, मान लो आपके पास करंट जो आया ऊपर से आया ऐसे, सपोज ये आपके पास करंट आया ऐसे जा रहा है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, कैसे निकालोगे, अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे ना, अपना जो लूप है उसके अलोंग, करंट के अलोंग आपने फिंगर्स को कर लिया तो बाहर की तरफ ऐसे, मतलब थोड़ा टेढ़ा सा इस तरीके से आएगा ना बाहर की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपके पास एंगल थीटा होगा। सो यू कैन मेजर थीटा नाउ। आपको पता होना चाहिए कि कॉइल में करंट किस दिशा में जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, और जो सिलेंड्रिकल आपके मैग्नेट्स हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको पता होगा कहाँ से कहाँ तक, उनके बीच में हम थीटा निकाल सकते हैं। सो ये कहानी है, कंस्ट्रक्शन इतनी है, एक कॉइल को लटकाना है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में निकालना है, डालना है, कोशिश ये करना है कि जो एंगल थीटा है वो जीरो नहीं हो, थोड़ा टिल्टेड कॉइल हो, एक एंड ऊपर कनेक्ट कर दिया, एक एंड नीचे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, वहां से आपके पास करंट आ जाएगा जो आपको मेजर करना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब होगा क्या, अब होने वाली जो कहानी है वो क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। अभी देख लो, मान लो आप कोई भी चीज को फिक्स कर दो, मान लो यहाँ से फिक्स कर दिया, ठीक है, और सपोज आप उसको घुमाने लग जाओ, जैसे मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया और मैं स्प्रिंग ही लगा लो, चलो मान लो ये लीजिए, मान लो मैंने एक स्प्रिंग लिया और एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, ठीक है, और मान लो मैंने इस ब्लॉक को पकड़, फिक्स है, मतलब ये वाला एंड फिक्स है और ये वाला ब्लॉक इसके साथ फिक्स है। अपना माइक ऑफ रखो, अभी ध्यान सुनो, अगर मैंने इस ब्लॉक को रोटेट करना शुरू किया, मैंने जोर लगाया अपना, मैंने इसको घुमाना शुरू किया, मेरा थोड़ा जोर लगा, थोड़ा और घुमाना है तो थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा और जोर लगाया, थोड़ा और रोटेट करना है, थोड़ा और जोर लगाया, एक समय के बाद आपको जोर लगाना बहुत ज्यादा पड़ेगा, मतलब उसको थोड़ा और घुमाने के लिए आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो कोई चीज है जो उसको रोक रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने थोड़ा घुमाया और आपने छोड़ दिया तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे घूम जाएगा ना, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, जैसे आप लोग स्प्रिंग को नीचे खींचते हैं उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, जब आप घुमाते हैं तो उसमें क्या आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। आपने उसको घुमाया एक टॉर्क से, एक टॉर्क दिया, उसमें उल्टा पलट के एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाए। अगर मान लो आप थोड़ा और ज्यादा घुमाएंगे, थोड़ा और रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होएगा, थोड़ा और घुमाएंगे और रिस्टोरिंग टॉर्क, जितना आप रोटेट करेंगे उसमें उतना रिस्टोरिंग टॉर्क आता जाएगा, जो कि उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहता है। तो जब आप उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने से अब नीचे स्प्रिंग कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क आता है जो उस कॉइल को वापस अपनी जगह पर लेके आना चाहता है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये चीज आप लिखेंगे अब, एज द कॉइल रोटेट्स, as
the coil rotates and spring starts twisting, and spring starts twisting, तो क्या होगा भाई? मैम एक थोड़ा restoring बड़ा torque लिख create होगा. दीजिए। It develops restoring torque. मैम थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, दिख नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा और बड़ा लिखूं? तुमने मेरे को सबसे मुश्किल काम दिया है ये, लिखती हूँ चलो। रिस्टोरिंग टॉर्क इन वायर, अभी दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, बताओ। मैम दिखता तो है, बहुत जूम करना पड़ता है, अब दिख रहा है। अच्छा ठीक है। सो जितना ज्यादा आप रोटेट करेंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। मोर यू रोटेट, मोर रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखिए इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। एक सी होता है कि एक वैल्यू है सी। सी होता है आपके पास क्या, 1 डिग्री रोटेट करने पर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क आया। ठीक है, आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन रोटेटिंग 1 डिग्री, यानी पर डिग्री रोटेट करने पर आपको कितना टॉर्क मिल रहा है। और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, आपने जो स्प्रिंग लिया है वो किस मटेरियल का है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो 1 डिग्री ये सी है। मान लो आपने 1 डिग्री रोटेट किया तो आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आया, सी। 2 डिग्री रोटेट करेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, 2C। 3 डिग्री करेंगे तो 3C। यानी कि अगर आपने 5 डिग्री ऑफ एंगल से रोटेट किया या रोटेट हुआ, आपका जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से रोटेट हुआ, सपोज वो 5 से रोटेट हुआ, तो उसमें कितना रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, 5C। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब टॉर्क अप्लाइड, यानी कि जो आपने करंट जो भी उसमें करंट आपने मेजर किया वो दौड़ाया और मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से उस पर टॉर्क आया, जितना भी आया उस टॉर्क के बराबर जब रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाता है तो रुक जाएगी ना कहानी, उसके बाद तो नहीं घूमेगा भाई। जो आपने करंट डाला, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपने सेट कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने लूप्स का सेट कर दिया, सब कुछ अब फिक्स हो गया। ठीक है, अब जो आप करंट मेजर करना चाह रहे हो वो आपने दौड़ा दिया, उस पर एक टॉर्क लगेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क लगेगा, उतना ही तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा ना उसके अंदर। तो यानी जब आपके पास टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग हो जाता है तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। अब ये यहाँ रुक गया, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क अप्लाइड कितना होगा उस समय पर, आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिया है, आपने कितना करंट मेजर करना चाहा है, जो आपने एरिया ऑफ सेक्शन उसमें सेट किया है, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल मैग्नेट से लिया है, एंड दैट इज साइन थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी। रिस्टोरिंग टॉर्क C5। इस टॉर्क अप्लाइड की वजह से इसमें इतना रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हुआ। यहां से अब आपके पास क्या निकलता है, 5। कितना आ जाएगा 5 आपके पास, N I A B साइन थीटा बाय में C। क्लियर है ये चीज सबको? मैम ये बाय बोलो बोलो बोलो। इक्वल कैसे किया? अभी देखो, दोबारा सुनो। ये तो आपको समझ में आया कि करंट दौड़ाने से उसमें टॉर्क आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? आपका Yes, जो ma'am. लूप है उसमें करंट दौड़ा के टॉर्क आया, तो कुछ जो भी जितना वैल्यू आपने करंट का लिया, जो आपने कॉइल का एरिया लिया, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया, जो उनके बीच में एंगल था एंड नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से एक अमाउंट ऑफ टॉर्क उसमें क्रिएट हुआ। ठीक है, अब क्या अगर नीचे स्प्रिंग जुड़ा हुआ था, जैसे जैसे वो टॉर्क आ रहा था तो स्प्रिंग घूम रहा था, तो अब जैसे जैसे स्प्रिंग घूम रहा है उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आता जा रहा है ना, जितना आप घुमाओगे उसमें उतना रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाता है। आपने मान लो इतना घुमाया, उसमें उल्टा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता है। तो ये कब तक घूम पाएगा, जब तक नीचे वाला रिस्टोरिंग टॉर्क इसके बराबर नहीं हो जाता। जो वो घूम रहा है, आपका जो कॉइल है वो घूम रहा है, वो कब तक घूम पाएगा, जब तक अंदर उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर नहीं आ जाता, तब तक तो घूमेगा, उसके बाद तो नहीं घूम पाएगा। घूम पाएगा क्या? मैम रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे C5 कैसे आया? C5 कैसे आया? अभी जैसे ये कॉइल घूमा, नीचे स्प्रिंग घूमा,
तो क्या होता है, इस स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर अटैच्ड होता है। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, मान लो ये आपकी वही कॉइल है, यहाँ पे आपका स्प्रिंग है। तो क्या हो रहा है कि जब आपके पास टॉर्क लग रहा है ना इस कॉइल पे, ये मान लो रोटेट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ऊपर एक स्केल कनेक्टेड होता है, जो कि ये कितना घूमा उसको मेजर कर लेगा। मान लो इसके साथ कोई एक पॉइंटर किसी तरीके से अटैच्ड है, अंदर का मैं प्रॉपर नहीं बता सकती आपको, लेकिन मान लो इसके साथ कोई पॉइंटर अटैच्ड है, तो जितना ये घूम रहा है उतना ही तो नीचे वाला स्प्रिंग घूम रहा है ना। बोलिए जरा, मान लो ये 1 डिग्री घूमा तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा वो 1 डिग्री उल्टा आ गया। मान लो 2 डिग्री घूमा, रिस्टोरिंग टॉर्क नीचे कितना आ गया, 2। मान लो देखो ये क्या है, देखो ये है रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन रोटेटिंग 1 डिग्री। जब आपका कॉइल 1 डिग्री से घूमता है तो ये जो स्प्रिंग आपने लिया इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट कर पाएगा। जैसे 1 डिग्री घूमा तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क आया, अब वो 2 डिग्री घूमा उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क आया। 1 डिग्री पे सी आया, 2 डिग्री पे 2c आया। सपोज आपका जो ये कॉइल है वो 5 से घूम गया तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ जाएगा, C5। तो जो एंगल वो घूमा ना वो आप मेजर कर पाते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब जो अभी देखो दोबारा सुनो, इसको क्लियर करो सारे को, अभी शुरू से सुनो। क्या किया आप लोगों ने, आपने क्या एक कॉइल लिया, मैग्नेटिक कॉइल लिया, उसमें करंट दौड़ाया। करंट कौन सा दौड़ाना, जो आपने मेजर करना है। अब एक एक करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस व्हाट, टॉर्क, ठीक है। अगर मान लो एक सर्टेन एंगल पे रखी है, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में जीरो एंगल नहीं है, तो टॉर्क तो लगेगा ना। वो डिपेंड किस किस पे करता है, उस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, उसमें करंट कितना है, उसमें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने क्या लिया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या, और आपने एंगल क्या लिया है, थीटा। इसके हिसाब से एक टॉर्क आएगा। और नीचे जो आप अब ये जैसे जैसे टॉर्क आया मतलब क्या है, रोटेशन हुआ है ना उस कॉइल का, रोटेशन हुआ तो नीचे स्प्रिंग घूमा, स्प्रिंग घूम रहा है तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता जा रहा है। मान लो ये ऊपर से 5 घुमा है तो नीचे वाला रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ गया, C5। क्योंकि आपके पास क्या है, 1 डिग्री घूमने पर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क, अगर ये 5 घूमा है तो इसमें कितना रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया, C5। जब आपके पास ये अप्लाइड टॉर्क C5 के बराबर होगा, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, तब आपके पास पॉइंटर रुक जाएगा, जो वो रोटेट आपके, अब वो रोटेट नहीं होने देगा ना टॉर्क रिस्टोरिंग। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, करंट बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, एन बढ़ाओ, तो टॉर्क अप्लाइड बढ़ेगा, तब तो ठीक है आपका और रोटेट कर पाएगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को वेरी नहीं करते तो जो अमाउंट आ गई एक बार टॉर्क की वो तो आ गई ना, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क की आगे, जब ये बराबर हो जाएंगे तब आपके पास पॉइंटर रुक जाएगा और आपकी रीडिंग आ जाएगी। यहाँ से आपके पास करंट आ जाएगा। करंट आपके पास क्या आ गया, C5 बाय में NAB साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया करंट, यही तो मेजर करना था। अभी देखो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, इसको मैं आगे लिख रही हूँ। आई की वैल्यू आई आपके पास C5 बाय में NAB साइन थीटा। अब देखो क्या हो रहा है, C कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, C इज कांस्टेंट, ठीक है। N आपके पास कांस्टेंट, ये तो आपने फिक्स कर दिया ना। A आपके पास कांस्टेंट, ये भी आपने फिक्स कर दिया। B आपके पास कांस्टेंट, ये भी आपने फिक्स कर दिया। सो बेसिकली आपका करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 बाय में साइन थीटा, यानी जो कॉइल का एंगल है उसको मैंने कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, सोचो जरा, देखिए ध्यान से। एंगल चेंज करेंगे तो फिर उसका करंट का चेंज तो हम एन भी कर सकते थे, ए भी कर सकते थे, बी भी कर सकते थे ना, वो तो हमने फिक्स कर दिया। और हमने स्टार्टिंग में सपोज आपका जो कॉइल था, मान लो ये आपके पास कॉइल है, ये ऐसे कनेक्टेड था, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है सपोज इस तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, तो इसमें सर्टेन एंगल थीटा था। अब जरा सोचो, जब इस पे टॉर्क लग रहा है तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल बदल नहीं रहा, ये घूम रहा है ना कॉइल, यस मैम। तो एंगल तो बदल रहा है, यानी कि इसको आप कांस्टेंट नहीं ले सकते ना। जब तक वो बराबर नहीं हो जाता तब तक तो ये एंगल चेंज होता रहेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड फील्ड, रिस्टोरिंग टॉर्क और सॉरी आपके पास टॉर्क अप्लाइड। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये ले लीजिए, मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक एंगल बना रहा है इसके ऊपर, इस पे टॉर्क लग रहा है।
अब जैसे जैसे आपके पास ये रोटेट करे तो एंगल चेंज हो रहा है ना, यानी करंट डिपेंड कर गया इस थीटा के ऊपर, लेकिन करंट मुझे थीटा पे डिपेंड कराना ही नहीं। फाई पे भी करेगा ऑब्वियसली, वो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसके ऊपर भी करेगा, लेकिन मुझे थीटा पे डिपेंड नहीं कराना, क्योंकि मुझे क्या, मेरा सिस्टम को सिंपल रखना है कि भाई जितना रोटेट करे उसके हिसाब से मेरे पास करंट आ जाए। मान लो आपके पास 2 डिग्री रोटेट किया और मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट मिल गया, 3 डिग्री रोटेट बना लो तो कॉइल में भी स्प्रिंग भी लगाते हैं क्या? हाँ जी बेटा, कंस्ट्रक्शन नहीं देखा, नीचे स्प्रिंग लगाया था। टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क किस में आ रहा है? स्प्रिंग में ही तो आ रहा है। यस। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास फाई बाई साइन थीटा के प्रोपोर्शन हो गया, बट वी डोंट वांट कि करंट आपका थीटा पे डिपेंड करे। तो हम कुछ इस तरह की सेटिंग करेंगे कि सिर्फ आपके पास फाई से मुझे करंट मिल जाए, कि मतलब मेरे पास जो उसका एंगल बदला है उसके हिसाब से मुझे करंट मिल जाए, कितना वो घूमा और मुझे करंट मिल गया। थीटा नहीं चाहिए, कि थीटा तो फिर आपके पास वैरी करता ही रहेगा, फिर करंट मेजर कैसे करूंगी मैं। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कुछ ऐसा सेटअप करना है मुझे कि थीटा जो है हमेशा 90 रहे, वो कितना ही रोटेट करे लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 रहे। तो मेरे पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, सो आई वॉन्ट, क्या वॉन्ट, आई वॉन्ट की थीटा 90 so that current depends only on angle of rotation। ठीक है, अब इसको करने का तरीका है, क्या तरीका है? रेडियल फील्ड, जो आपने सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए ना वो इसीलिए लिए। पहला तो यही है कि आपको सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लेने पड़ेंगे, सिलेंड्रिकल। मैम तो अगर हम अलग अलग थीटा का वैल्यू ले तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं देखो, करंट वेरी करेगा ना फिर आपका थीटा के हिसाब से। हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए कि वो कॉइल जब जितना रोटेट करे सिर्फ उसके मतलब रोटेशन पे डिपेंड करे, जो एम और बी के बीच में थीटा है उसके ऊपर ना डिपेंड करे। क्योंकि अब क्या होगा, आपके पास जो साथ के साथ जो है थीटा का जो फैक्टर है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? आपको थीटा भी तो मेजर करना पड़ेगा ना किसी तरीके से। फाई तो चलो मैंने एक तरीका निकाल लिया मेजर, फिर मेरे को दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा समहाउ टू मेजर दैट थीटा की लास्ट में कितना होगा जब उसके टॉर्क अप्लाइड और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बराबर हो गया। तो मुझे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना ना, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, रेडियल। तो ये जो तरीका है ना, आई वांट की थीटा 90 डिग्री हो सो दैट करंट डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल ऑफ रोटेशन, फॉर दैट आई क्रिएट रेडियल फील्ड, क्रिएट रेडियल फील्ड। एंड रेडियल फील्ड क्रिएट करने का तरीका क्या है? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, और दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग ऐसे एक सिलेंडर लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लपेट देंगे तारों को। अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, मान लो ऐसे ऐसे तार इस पे, तो इनका एरिया मान लो इतनी दूरी पे ही है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका बराबर है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर लेने का कारण क्या था? एक तो यही कि रेडियल फील्ड होना चाहिए। अब सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी तो यह है कि ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसका हमें क्या बेनिफिट है अभी बताती हूँ। दूसरा ये है कि इसका ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वैल्यू आपने सेट किया होगा वो थोड़ा बढ़ जाता है। सो ये दो प्रॉपर्टी मेन है। अब देखो क्या हो रहा है, मान लो ये आपके पास क्या है, वही सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, इसका टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? अभी बता रही हूँ बेटा, देखिए मैं देख रही हूँ टॉप व्यू, मतलब ये जो आपने लपेटा है ये इसको ऊपर वाला पोर्शन है, ये मान लो यहाँ से आपको ऐसे दिख रहा है। अगर आप सामने से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्रिएट हो, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर पे आपने वायर को लपेटा हुआ है। सो
यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, रेडियल फील्ड, इस तरीके से फील्ड आपके पास आ जाएगा। देखो यहाँ से आएगा, ये यहीं से निकलेगा, तो यहाँ से आएगा वो ये आ गया, ये यहाँ से ये आ गया। सो मतलब अब क्या होगा कि आपका जब भी ये रोटेट करेगा ना कॉइल, किसी भी पोजीशन में हो, ये एट एंगल 90 रहेगा विद मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद रखना। अभी देखो सॉफ्ट आयरन कोर मतलब स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या यूज है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से क्रॉस कराते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी जा सकता था, बट ये इधर से नहीं जाने देगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड को वो अपने अंदर से लेके जाएगा। प्लस जो ये शेप है सिलेंडर का, इससे हेल्प मिलेगा, आपके पास एक रेडियल फील्ड कन्वर्ट होगा। उस फील्ड का क्या फायदा है कि आपने जो कॉइल रखा है वो कितना ही अब रोटेट कर ले, वो हर पोजीशन पे एट एंगल 90 रहेगा विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो हमारे पास साइन थीटा चला गया ना। सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बच जाएगा, सी फाई बाय में NAB। तो मेरे पास करंट का वैल्यू क्या होगा, I इज इक्वल टू सी बाय में NAB। मैम ये जो आपने अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला था, ये इसीलिए डाला था ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड साइड से ना जाके उसमें से जाए, लूप मतलब कॉइल में से। हाँ देखो अभी ये क्यों डाला आपने, देखो सपोज ये पोजीशन है आपका, ये पोजीशन है आपका कॉइल का, आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, ऊपर से देख रहे हो आप, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ये पोजीशन है कॉइल का, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, या इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, और इधर से ऐसे जा रहा है। सो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, कुछ लाइंस दिखा रही हूँ मैं, सॉरी नहीं ड्रॉ करके, बट बेसिक आपको आइडिया समझ में आना चाहिए। जैसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला और ये वाला, ये तो कॉइल के अंदर से पास कर गया ना, इससे हमको मतलब नहीं है। ये वाला जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये 1 वाला, इस पे ध्यान दो। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है वायर के ऊपर, वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है, जो वायर के अक्रॉस पास हो रहा है। मान लीजिए अगर आप ये भी देख रहे थे, मान लो ये आपके पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो आपके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इसके अंदर से निकल गया, आपको कौन से मैग्नेटिक फील्ड पे फोकस करना है, जो जिस पे वायर है, मतलब जो वायर पे लग रहा है। अभी वायर पे कौन सा लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर से पास कर जाएगा, ये वाला भी इसके अंदर से पास कर जाएगा। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर के अलोंग है। सो अभी यहाँ से देखो, अगर आप कॉइल को थोड़ा सा सोचें, कॉइल आपके पास सपोज इस पोजीशन पे है, और ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, तो मुझे बताओ अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या है। अब अगर सपोज करंट ऐसे जा रहा है, एंगल 90 है कि नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया आपके पास, अंदर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है ऐसे, तो 90 पे हो गया ना। अब सपोज आपने इसको थोड़ा और रोटेट कर दिया, जो सेकंड पोजीशन ले लेते हैं, सेकंड पोजीशन आपके पास सपोज ऐसे आ गई, ये वाली आ गई। सो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो वायर के अलोंग रहेगा। जो कॉइल अभी ये ऊपर से नीचे तक है ना, सिलेंडर है ऐसे, तो ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के अबाउट जो दिख रहा है वो आ गया। अब इसमें क्या है, अगेन आपका पास जो सामने से अगर आप इसको देखोगे ऐसे दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। सो आपके पास करंट अगर ये दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है और फील्ड उसके साथ परपेंडिकुलर में है। एक और पोजीशन चेक कर लेते हैं, सपोज ये वाली पोजीशन आ गई रोटेट होके, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह है, ये वाला कॉइल के अंदर से निकल जाएगा, ये वाला कॉइल के अंदर से निकल जाएगा, उसको हमको मतलब नहीं है। जो फोर्स लगता है वायर के ऊपर, वो वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से लगता है, और उसी की वजह से टॉर्क आता है। सो ये वाला भी आपके पास कैसे, अगर आप इसको इधर से देखें, मान लो ऐसे दिख रहा होगा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका प्लेन हो गया, मान लो ये आपके पास कॉइल है ऐसे ही, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। सो 90 पे है कि नहीं बताओ। यस मैम। 90 पे हो गया ना। तो अब इस पे इतना ज्यादा अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको समझ में आ गया, 4-5 पोजीशन हमने चेक कर लिए, अब ऐसे ही होगा। अब प्रॉपर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें बहुत सारे बन रहे होंगे, आप जाके चेक करो, इंटरनेट पे लिखो रेडियल फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, आपको सारा जो है कंस्ट्रक्शन निकल के आ जाएगी। सो यहाँ पर क्या है कि रेडियल फील्ड का हमें क्या फायदा है कि आपके पास अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल 90 रहेगा। सो करंट जो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा था वो फैक्टर खत्म हो जाएगा, और हमारे पास करंट का सिंपल जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, I इज इक्वल टू सी बाय में NAB। क्लियर है ये बात सबको। मैम 5 कहाँ गया। 5
और जो करंट है उस सॉलिड मतलब सिलेंड्रिकल में जिसमें लूप लपेटा है उसमें, तो उसमें करंट की डायरेक्शन कौन सा है? करंट की डायरेक्शन अभी जो हमने ले रखी है वो सारी ऐसे ले रखी है क्लॉकवाइज, कैसे ही ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन आप उल्टा ले लो, उससे क्या दिक्कत है? आपका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आ जाएगा तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ही है बेटा। नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? यस मैम, फिर तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आ रहा था। हाँ तो लेकिन हमारा एंगल तो 90 है ना, हमको एंगल 90 चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट तो मेरे पास आ गया C5 बाय में NAB। अगर मान लो आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना नंबर ऑफ कॉइल्स है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, क्या आपका मटेरियल यूज हुआ है जिससे आपके पास C भी फिक्स होगा, फाई भी निकल जाएंगे, सो आई निकल गया। अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में दो आपके पास सब टॉपिक्स हैं, एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि गैल्वेनोमीटर को यू कैन कन्वर्ट इन एमीटर एंड वोल्टमीटर आल्सो। ठीक है, सो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर। देखिए डिफ्लेक्शन यानी कि फाई, ये था डिफ्लेक्शन उसके अंदर, पर यूनिट करंट प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, phi by I. This is the term current sensitivity. It is deflection per unit current produced by the galvanometer. ठीक है, सो अब देखिए अगर मान लो आपके पास सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर उसको आपने छोटा सा मजाक कर दिया किसी बच्चे के साथ और वो रोने लग जाए, सो ही इज सेंसिटिव और शी इज सेंसिटिव, राइट? बात यही ना, किसी को आप कितना भी मजाक कर लो उसको बुरा ही नहीं लगता, यानी हम बोलते हैं ना कि वो सेंसिटिव कम है। यानी छोटा सा आपके पास कोई चेंज आता है, छोटा सा मान लो आपके पास, उसको आपने थोड़ा सा कुछ बोला एंड ही इज और शी इज रिएक्टिंग टू मच, दैट इज सेंसिटिविटी। तो हमारे गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, मतलब छोटा सा करंट आएगा दे विल शो डिफ्लेक्शन वेरी फास्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है करंट आया आपके पास स्मॉल करंट, तो ये पूरा जो टर्म है ये बढ़ जाएगा ना, पाई बाय आई। मान लो आपके पास छोटा सा करंट आया, एक डिनोमिनेटर में टर्म को आपने छोटा कर दिया तो ये चीज बढ़ेगी ना, राइट? सो ये करंट सेंसिटिविटी है। अगर आप मान लो डिफ्लेक्शन को बढ़ाते हो तो भी आपके पास करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो फाई बाय आई मेरे फॉर्मूले से ही निकाल दो, जैसे आई इज इक्वल टू सी फाई बाय एन ए बी था, आई इज इक्वल टू सी फाई बाय में एन ए बी। सो यहाँ से फाई बाय आई निकालो, क्या आएगा? फाई बाय आई, यस, फाई बाय आई आपके पास क्या आएगा? एन ए बी बाय सी। अगर मान लो आपको उसका सेंसिटिविटी बढ़ाना है कि छोटे से करंट पे अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दे दे, तो आप क्या करोगे? या तो आप टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, तो आप क्या करेंगे बेटा? एन बढ़ा सकते हो, आपका फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, या तो आप एन बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ। दूसरा आप क्या कर सकते हो? आप एरिया बढ़ा सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो। एंड फोर्थ आप क्या कर सकते हो? करंट का वैल्यू कम कर सकते हो। एक चीज और मिस कर दी हम लोगों ने यहाँ पर, फाई बाय आई, ये सी आएगा ना, करंट नहीं आएगा। मैम ये फाई अपॉन में आई वाले फॉर्मूले में सी कहाँ गया? आ गया ना, मैंने गलती से मिस कर दिया था। तो यहाँ से सी को आप डिक्रीज कर सकते हो। एन बढ़ाना तो ठीक है, मटेरियल आपको तार थोड़ा और लपेटना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आपको लूप थोड़ा बड़ा बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड आप अपने सिलेंड्रिकल जो आपने मैग्नेट्स लिए उनके हिसाब से बढ़ा सकते हो। कुछ आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिया उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अब बात आती है सी के ऊपर, जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि फॉस्फर और ब्रॉन्ज की वायर आपको लेनी है, उनका सी कम होता है बेटा, इसलिए ही लिया जाता है। दैट इज वाई वायर ऑफ phosphor and bronze used because C is less for these wires. मैम एक बार बताना सी क्या था?
सी था बेटा, एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं वैसे इसको, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। सो यहाँ पर सी वैसे क्या होता है, सी आपके पास 1 डिग्री रोटेट करने पर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क वायर के अंदर क्रिएट होता है, दैट इज आपके पास सी। क्लियर है? हिंदी इंग्लिश मेरा मिक्स हो गया, सब बराबर हो गया। क्लियर हो गया करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? ये लास्ट वाला बेटा पॉइंट स्ट्रॉन्ग समझा। मैग्नेट्स ले लो रोहित, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनकी और हो जाएंगी। देखिए दोबारा से, लास्ट वाला पॉइंट समझा दो। हाँ जी देखो दोबारा से ही लिख देती हूँ मैं ये चीज। कई बार जल्दी कराने के चक्कर में हैंडराइटिंग की जो खराब हालत होती है, ध्यान से देखो, यहाँ लिख लेते हैं, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। कौन सी वाली सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी, डिक्रीज C. So we choose those materials whose value of C is less. For example, phosphor and bronze wires. अभी क्लियर है? सो करंट सेंसिटिविटी क्या है? फाई बाई आई जो ये फ्रैक्शन है इसी को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, कि एक जो आपके पास डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट वो ज्यादा हो। मान लीजिए आपने 3 गैल्वेनोमीटर लगा दिए, तीनों में आपने सेम करंट दौड़ा दिया, सपोज 2 मिली एम्पियर का तीनों में करंट दौड़ा दिया, और एक उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है और एक कम दिखाता है। मान लो एबीसी है, सी वाला ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है सेम करंट पे, तो दैट इज मोर करंट सेंसिटिव। क्लियर है ये चीज? अगर मान लो आपको छोटे करंट मेजर करने हैं तो हम वो वाले गैल्वेनोमीटर्स को पिक करेंगे जिनका करंट सेंसिटिविटी हाई है। मान लो हमको थोड़ा ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उन गैल्वेनोमीटर्स को उठाएंगे जिनका करंट सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम है। ठीक है? क्लियर है ये चीज सबको? अब जैसे एमीटर्स है, एमीटर्स का करंट सेंसिटिविटी इतना नहीं है। ठीक है? सो फाई बाई आई इज इक्वल टू एन ए बाई सी। अब इस करंट सेंसिटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं? एन, ए, बी एंड सी। सो सी सिंपल है, मटेरियल आपको वायर का क्या चूज करना है वो हम चूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे हाथ में है, कितना चौड़ा हमको लूप बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड हम जो मैग्नेट्स है उनके हिसाब से सेट कर सकते हैं, और एन वायर थोड़ा ज्यादा खरीद लो और लूप्स ज्यादा कर लो, तो करंट सेंसिटिविटी हो गया। अभी सिमिलरली आपके पास क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो इट इज डिफ्लेक्शन कॉज्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। जब वो आपने टर्मिनल्स के अक्रॉस तार कनेक्ट किए और आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो कितना डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है? दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? V बाय में I। क्या था हमारे पास? फाई बाय आई नहीं, सॉरी, ये आएगा आपके पास फाई बाय में वी। यस, फाई बाय में V। ये आएगा आपके पास फाई बाय में V। ठीक है? अभी देखो फाई बाय V कैसे निकाल सकते हैं? V इज इक्वल टू होता है RI। I की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, यहाँ से। ये हमारा मेजर फॉर्मूला, I इज इक्वल टू C फाई बाय में NAB। तो यहाँ पर लिख देते हैं I इज इक्वल टू C फाई बाय में NAB। तो यहाँ से अगर मुझे फाई बाय में V निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मैम फिर तो दोनों साइड फाई से डिवाइड ऊपर से। यस, ये हो जाएगा बेटा NAB बाय में CR। आई बात समझ में? NAB बाय CR। अभी NAB कुछ मिस किया है क्या? ठीक है, बस आर को 1 बाय वी लिख देंगे ना? नहीं नहीं, R को हम नहीं छेड़ेंगे अभी, NAB बाय। ठीक है, अभी देखो यहाँ से, अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? आप क्या कर सकते हो? टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी
हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट n को बढ़ा सकते हैं, सेकंड a को बढ़ा सकते हैं, थर्ड b को बढ़ा सकते हैं, फोर्थ c को कम कर सकते हैं एंड फिफ्थ r को कम कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस। ठीक है, अब यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत पढ़ाई भी जाती है और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन है कि यहां से आपको NAB/C क्या दिख रहा है, करंट सेंसिटिविटी है ना। सो जो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट इज करंट सेंसिटिविटी बाय में R। सो कोई जरूरी नहीं है कि इफ यू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग current sensitivity voltage sensitivity may or may not increase। अभी इस स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि भाई करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है और नहीं भी। अब इसको एक एग्जांपल से समझो, यहीं पर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कॉइल में जो आपने टर्न्स है वो बढ़ा दिए, मान लो एक आपके पास है करंट सेंसिटिविटी और एक आपके पास है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो ये आपके पास है NAB बाय में C, ये आपके पास क्या है NAB बाय में CR। सो आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करने पे क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी आपके पास, डबल हो जाएगी। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने सेम रखा, बी आपने सेम रखा, मटेरियल आपने सेम रखा, दोनों ही केसेस में सिर्फ n का डिफरेंस रखा। सो क्या होगा बेटा, यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दे, मान लो n को आपने 2n कर दिया, तो आपके पास 5 बाय जो i है यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। यहां से देखो n को अगर आप डबल कर रहे हो 5 बाय में b को ध्यान से देखो, ठीक है भाई, लग रहा है मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, लेकिन सी r जो है, r होता है रो l बाय में, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हो सो आप लेंथ को डबल कर रहे हो ना। मान लो एक टर्न में 1 मीटर की वायर लगी, तो 2 टर्न में 2 मीटर की वायर लग जाएगी, लेंथ बढ़ गई ना। तो आपने अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो आपका रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया ना, आर भी आपके पास क्या हो गया, 2R हो गया, तो नीचे 2R हो गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी क्या, ऊपर नीचे दोनों फैक्टर कट गए, वोल्टेज सेंसिटिविटी तो सेम रही। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज सेम, सो इट इज नॉट नेसेसरी। अगर ये जो रेशो बन रहा है ना, ये जो रेशो आपके पास बनता है कि n आपने बढ़ाया और आपका रेजिस्टेंस अगर ये सेम रेशो में बढ़ गए, मतलब ऊपर भी सेम फैक्टर बढ़ गया नीचे भी सेम फैक्टर बढ़ गया, तो आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी ही नहीं। सो कोई जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है क्योंकि वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, बट कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एक आपके पास है M1, एक आपके पास M2, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स एक में 30 एक में 42, रेजिस्टेंस एक में 10 एक में 14, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम। फाइंड रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर M2 एंड M1। तो दोनों के लिए आपको क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो देखना है। अभी देखना, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो भी इस चीज से प्रूव हो जाएगा। आप निकाले 5/i फॉर M2 यानी 2 यानी 5/i अपॉन 1। सो ध्यान से देंगे जो आपके पास, क्या कह रहे हो बेटा, मैम एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। हाँ लेकिन उसमें थोड़ा सा आई थिंक ये न्यूमेरिक वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस है, वो देख लेना। सो 5/i जो है ये आपने निकाला NAB बाय में C। सो NAB बाय में C डिवाइडेड बाय में ये सेकंड वाले के लिए और NAB बाय में C ये फर्स्ट वाले के लिए। सो आप यहां से देखेंगे नंबर ऑफ टर्न सेकंड वाले में कितना है बेटा, 42। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में ही सेम है तो यहीं पर काट रही हूं मैं
मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, यहीं पर काट रही हूँ। मटेरियल भी सेम इस्तेमाल कर रखा है, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि अलग है, तो वो भी सेम है। सो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर गया। तो सेकंड वाले में 42 है, फर्स्ट वाले में कितना है 30 है। सो इफ यू विल सॉल्व इट, ये आपके पास आएगा 1.4। सिमिलरली अब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालती हूँ सेकंड के लिए बाय में फर्स्ट के लिए। तो ध्यान से देखो, फाई बाय में V इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज इक्वल टू NAB बाय में CR। ठीक है, सो अगर आप देखें NAB बाय में CR सेकंड वाले के लिए डिवाइडेड बाय NAB बाय में CR फर्स्ट वाले के लिए, जो सेम फैक्टर्स है वो पहले ही काट दीजिए, एरिया और B सेम है, C सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस अलग अलग है। सो ऊपर आएगा सेकंड वाले की नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 42 डिवाइडेड बाय में R की वैल्यू कितनी है उसकी 14 डिवाइडेड बाय में फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ टर्न्स 30 डिवाइडेड बाय में R की वैल्यू कितनी है 10। इफ यू विल सॉल्व इट द वैल्यू आएगा 1, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है सेकंड वाले के लिए और फर्स्ट वाले के लिए बराबर है। तुलसी बेटा ध्यान रखो अपना माइक का और अपना। सो यहां से देखो, अगर आप रेशियो 1 है इसका मतलब क्या है, फाई बाय वी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू फाई बाय वी ऑफ फर्स्ट। और अगर आप यहाँ देखेंगे फाई बाय आई ऑफ सेकंड बाय में फाई बाय आई ऑफ फर्स्ट 1.4 है, यानी सेकंड का जो करंट सेंसिटिविटी है वो 1.4 ज्यादा है फर्स्ट वाले से, बट आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी तो नहीं बदल रहा ना। सो ये एक अदर एग्जांपल है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास करंट सेंसिटिविटी चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है तो आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज सबको? सो ये आज का हमारा सारा टॉपिक था। दोबारा से एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है रिवाइज किया। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लगता है NIAB sin थीटा। ठीक है, थ्योरी किस पे? टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है। 3-4 स्टेप है। आप क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखेंगे, उसमें बहुत सारी टर्न्स होंगी, जिस करंट को मेजर करना है उस कॉइल में से पास कराएंगे एंड समहाउ यू विल मेजर दी रीडिंग। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स या मेजर स्मॉल करंट्स। फिर कंस्ट्रक्शन देखा कि इसमें कॉइल को लटकाते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल पे टर्न मतलब रोटेशन होता है इसका, जिसकी वजह से नीचे लगा हुआ स्प्रिंग भी घूमता है। स्प्रिंग घूमता है तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, तो वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो किसके बराबर है? C5। 1 डिग्री घूमा तो उसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क आया C, 2 डिग्री घूमा तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आया 2C, जब वो 5 घूमा तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आया वो C5। वो 5 क्यों घूमा? क्योंकि टॉर्क जो लगा कॉइल के ऊपर ड्यू टू करंट जो उसमें दौड़ रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो 5 घूमा। 5 घूमने पे जो उसका रिस्टोरिंग टॉर्क आता है वो C5 होता है। सो जब ये बराबर होता है अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, तो आपके पास जो पॉइंटर है वो रुक जाएगा और उससे हमारे पास करंट की एक वैल्यू आती है C5 बाय में NAB sin थीटा। ठीक है, यहां से हमने चाहा क्या कि साइन थीटा पे डिपेंड ना करे, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मेरा डिफ्लेक्शन आया और मेरे डिफ्लेक्शन से सीधा मुझे करंट मिल जाए, मुझे थीटा कैलकुलेट नहीं करना। सो आई ट्राइड कि एक रेडियल फील्ड कन्वर्ट हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में हमेशा एंगल 90 डिग्री का रहे। तो उसके लिए 2 स्टेप्स थे। पहला सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एंगल 90 है। सो करंट का जो एक्सप्रेशन है फाइनल वो है C5 बाय में NAB। फिर यहीं से हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाला। करंट सेंसिटिविटी होता है 5 बाय I, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है 5 बाय V। सो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फर्क आता है, अदरवाइज फॉर्मूले आपको दिख ही रहे हैं, सेम है। लास्ट हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस करी कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पे कोई जरूरी नहीं है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है बट जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ये आज का लेक्चर रहा। और अगर मैम हम वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी? यस, हो सकती है बिल्कुल। आप फैक्टर्स देखो ना जिस पे डिपेंड करता है।